क्लास 10 रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में एग्रीकल्चर। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आप किसान के साथ जाके खेत में मेहनत कर सकते हो, इतना सीख लोगे। क्या बोला तूने? शुरू करते हैं कि चैप्टर में है क्या ब्रॉडली। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग, ये तीन टाइप ऑफ फार्मिंग बताई जाती है। फिर अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न समझाए जाते हैं, राबी, खारिफ, ज़ैद। उसके बाद में मेजर क्रॉप्स शुरू होती है। तो कुछ क्रॉप्स होती है ग्रेन्स वाली, कुछ फूड क्रॉप्स होती है जो ग्रेन्स नहीं होती लेकिन हम कंज्यूम करते हैं, और फिर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो नॉन फूड क्रॉप्स होती है। ये सारी क्रॉप्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में चैप्टर में हमें जानने को मिलता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, और लास्ट में भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पहला टॉपिक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम ही बता रहा है कि प्रिमिटिव तरीके से खेती की जा रही है, और जो प्रोडक्शन होगा तो खूब बम्पर प्रोडक्शन नहीं होगा, अपने जीवन यापन के लिए। तो कम पैसे कमाऊंगा ना, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। कंट्री के कुछ पार्ट्स में आज भी ट्राइबल एरियाज में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको देखने को मिलती है, जहां पेड़ों को काटा जाता है, उन्हें आग लगा दी जाती है, और उसके बाद में जो राख बचती है उस राख को ही फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह यूज करके खेती की जाती है। कोई मॉडर्न इनपुट नहीं होते हैं। ट्राइबल्स ये इस तरह की प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को परफॉर्म करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से जुमिंग कहा जाता है। कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व में ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ट्रिक है याद करने की। दूसरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। खेती अभी भी यहां पे जीवन यापन के लिए ही की जा रही है, लेकिन इंटेंसिव लेवल पे। रीजन पॉपुलेशन का बढ़ जाना, लैंड साइज होल्डिंग का कम होना, और इस कारण आप छोटे से प्लॉट से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, हाई डोसेज ऑफ केमिकल इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते। जैसे क्या होता है कि दादाजी ने अपने बेटों में जमीन बांट दी, फिर उनने अपने बेटों में जमीन बांट दी, तो अब लैंड साइज होल्डिंग छोटा हो गया, और इस केस में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है, तो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है। हाय गाइस, ये जो आप मेरे पीछे सारी जमीन देख रहे हैं ये मेरे चाचा की है, जो कि इनके पापा हैं, तो ये जमीन इनके पापा की हुई। तीसरा जो फार्मिंग है वो है कमर्शियल फार्मिंग, जहां पे सब कुछ मॉडर्न स्केल पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता ताकि मार्केट में बेच सके। प्लांटेशन फार्मिंग एक एग्जांपल है कमर्शियल फार्मिंग का, जहां पे लार्ज स्केल पे सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। टी, कॉफी, प्लांटेशन फार्मिंग का एक एग्जांपल है। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से। आगे बढ़ते हैं तो क्रॉपिंग सीजन्स आते हैं। राबी, खारिफ, ज़ैद अलग अलग प्रकार के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। याद रखने की निंजा टेक्निक आपके स्कूल के एकेडमिक ईयर से, जैसे आपका टर्म 1 जो होता है तो वो जो होता है वो खारिफ क्रॉप होता है। मतलब क्रॉप्स को कब सो किया जाता है, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, बारिश के साथ में। हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप्स को कब, जब आपके टर्म 1 एग्जाम होने वाले रहते हैं, जैसे वही सितंबर अक्टूबर में। और यहां पे आप देखेंगे तो क्रॉप्स को पानी बारिश से मिल रहा होता है, मॉनसून क्रॉप्स, खारिफ सीजन। दूसरा सीजन अगर हम बात करें तो वो होता है खारिफ के बाद में राबी सीजन, यानी कि टर्म 2। टर्म 2 में आप क्या देखते हैं कि हाँ, अक्टूबर नवंबर से पढ़ाई शुरू होती है, तो वही अक्टूबर नवंबर विंटर्स के आने के समय पे सो कर दिया जाता है सीड्स को। मार्च अप्रैल जब आपके एग्जाम खत्म होते हैं तब हार्वेस्ट कर लिया जाता है सीड्स को राबी सीजन में। खारिफ सीजन में क्रॉप्स कौन सी आएगी, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जैसे राइस एक एग्जांपल ध्यान रख सकते हो। राबी सीजन में क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा। वीट के साथ साथ में आप ग्राम्स ध्यान रख सकते हो। और तीसरा सीजन आपकी गर्मी की छुट्टी से रिलेट कर लेना, ज़ैड सीजन जो होता है क्रॉपिंग सीजन। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर। अब देखो, राबी और ज़ैड में पानी की व्यवस्था कहां से होती है, तो ट्यूबवेल्स और कैनाल्स वगैरह से। ज़ैड सीजन में वही एक शॉर्ट सीजन है, मार्च के आसपास जो क्रॉप्स को सो किया जाता है और अप्रैल मई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर और वेजिटेबल्स। तो ये तीनों सीजन है जो आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है मेजर क्रॉप्स की। अब मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, तो इन चार्ट्स में एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, और यही निंजा टेक्निक है क्रॉप्स को याद करने की। देखो, हर क्रॉप का कुछ ना कुछ एरिया रहता होगा, स्टेट रहता होगा कहां प्रोड्यूस होती है, कोई एक सीजन रहता होगा, राबी है, खारिफ है या ज़ैद है। हर क्रॉप को एक टेम्परेचर, एक रेनफॉल, ये 2 पैरामीटर्स ध्यान रख लेना। और हर क्रॉप के अंदर कुछ एक एक्स फैक्टर है। तो अगर मेजर क्रॉप्स में हम पहले फूड क्रॉप्स से स्टार्ट करें, फूड क्रॉप्स में भी ग्रेन्स से, तो पहली क्रॉप आती है आपकी राइस। यही चार्ट वाली निंजा टेक्निक इस्तेमाल करना है। आपको पता है खारिफ क्रॉप है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए रहता है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए रहता है। एरियाज की बात करें तो जो डेल्टा रीजन है, कोस्टल प्लेन्स और उसी के साथ साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के प्लेन एरियाज में मेजरली प्रोड्यूस होती है। कंट्री की मतलब बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सिमिलरली वीट,
क्रॉपिंग सीजन में राबी सीजन हो गया। अब अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग उसे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितनी ठंडी लग रही है भैया, ठंडी बहुत है बे। और राइपनिंग के टाइम मतलब जब वो पक रहा रहता है तो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस ब्राइट सनशाइन चाहिए रहता है। अगर बात की जाए उसकी रेनफॉल की तो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल में व्हीट ग्रो हो जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और की पॉइंट में आप ये लिख सकते हो क्या कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, सॉरी नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें नॉर्थ की, नॉर्थ वेस्ट की, तो वहां पे मेजर डाइट का पार्ट होता है। सिर पालना जो पालना 40 रोटी इतना खाइए, टोटल 80 रोटी। अगली क्रॉप जैसे देखोगे आप मिलेट्स है, तो मिलेट्स में क्या जाएगा, ज्वार, बाजरा, रागी आ जाएगा। टेम्परेचर सबके अलग अलग, ये चार्ट आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है रेनफॉल भी वेरी करता है, लेकिन रेनफेड क्रॉप है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी डिफरेंट है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट आप, ये मिलेट्स है, मोटा अनाज है, कोरस ग्रेन है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है। आप जैसे ज्वार की बात करोगे तो वो क्या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है कंट्री की, ये मिलेट्स हो गया। सिमिलरली अगर मेज की बात करें तो एक खारिफ क्रॉप हो गई, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए रहता है, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका हो गया। और की पॉइंट में आप लिख सकते हो कि फूड और फॉडर दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इंसान भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, अलग अलग, एक साथ नहीं। ग्रेन्स में एक और क्रॉप है पल्सेस। अब पल्सेस के अंदर क्या है, जैसे आप देखोगे तो उड़द, मूंग, तुअर, ग्राम्स, मल्टीपल जो दालें होती है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। सीजन्स की बात करो तो ये राबी में भी होते हैं, खारिफ में भी होते हैं। अब इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होने का कारण भी है कि इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी दाल खाओ। शादी में दाल भात खाना ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो पल्सेस का एक और फायदा है, की पॉइंट में आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रूट नोड्यूल्स होती है जो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेती है। लेग्यूमिनस रूट जो होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होने के कारण, एक्सेप्ट वन, नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भूपेंद्र जोगी। अब अगर आप देख, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट है, तो वो सब कुछ आप चार्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। सिमिलरली फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करते हो, जैसे शुगर केन हो गया। शुगर केन में आप क्या देखेंगे कि की पॉइंट ये हो जाएगा, एक एनुअल क्रॉप होता है, उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट जैसे गुड़, खंडसारी, जैगरी, ये सारी चीजें बनती है। वैसे आप देखोगे ऑयल सीड्स, तो बहुत सारे ऑयल सीड्स होते हैं, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कैस्टर सीड्स हो गया, लिनसीड हो गया। अब इनमें आप क्या देखेंगे तो ऑयल सीड्स को कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज वगैरह में सोप, ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही नॉन फूड क्रॉप्स में कॉफी आ जाएगा और टी आ जाएगा। तो कॉफी में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कॉफी कर्नाटका, के से कर्नाटका, सी से कॉफी, कॉफी विद करण, के आ गया, करण कर्नाटका पकड़ लिया। ध्यान रखना है, विजुअलाइज करने वाली चीजें चार्ट में वैसे तो मैंने सब कुछ दिया है। आगे बढ़े अगर तो अब टी है, तो टी एक ऐसी क्रॉप है क्या जिसको स्लोप एरियाज में जैसे असम में प्रोड्यूस किया जाता है, उसको फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनशार्स चाहिए रहती है, वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए रहती है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी जो है तो वो बाबा बुदान हिल्स में इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे कुछ कुछ की पॉइंट्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो फैक्टर्स बताए उन्हें ध्यान में रख के आपको ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, अब हॉर्टिकल्चर मतलब आप इंडिया में देख रहे हैं कि तरह तरह की सब्जियां और फल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो नागपुर के संतरे लगा के, महाराष्ट्र के मैंगो हो गए, एप्पल और एप्रिकॉट हो गए जम्मू कश्मीर के, गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में आप केरला से केला लेके आ गए। तो डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का अलग अलग जगह पे क्या है प्रोडक्शन होता है, वो चीजें हॉर्टिकल्चर में बताई गई है। अब इनके अलावा आप देखोगे तो कुछ नॉन फूड क्रॉप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल रबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। रबर आप देखोगे तो एक प्लांटेशन क्रॉप है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज्यादा। इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए रहता है। की पॉइंट में आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियल यूज है। वैसे ही कॉटन और जूट दोनों क्या है, टेक्सटाइल के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है, फैब्रिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन में आप देखते हो 210 फ्रॉस्ट फ्री, ठंड नहीं चाहिए मतलब खारिफ क्रॉप होगी। लॉजिक लगाना है, ठीक है, ठंड नहीं चाहिए खारिफ क्रॉप होगी। ये क्रॉप जो है तो उसका इंडस्ट्रियल यूज ऐसे है कि इससे कपड़ा बनाया जाता है। इंडिया इज परसीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम फॉर कॉटन। जूट क्या है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, सॉइल भी बहुत फर्टाइल चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए। वेस्ट बंगाल मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जो गोल्डन कलर। ये सारी क्रॉप्स थी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में। इसीलिए मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए हैं टू गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तब आप यहां देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या है, लैंड रिफॉर्म लाया गया जिसमें जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, लेकिन उससे उतना फायदा नहीं मिला। तो 1960s 70s में आपको देखने को मिलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आता है।
हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन वो कुछ जगह तक ही सीमित रहा। इसीलिए 1980s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल दोनों रिफॉर्म्स इंक्लूडेड थे, जहां पे किसानों को लोन दिया जाएगा, उनकी क्रॉप्स को इंश्योर किया जाएगा अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर, और सस्ते दामों पे लोन मिल सके। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाए गए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम पैस वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाए गए ताकि ये बताया जा सके कब क्या मौसम में सब्सिडी दी जाने लगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया गया। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए। लास्ट टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। कहानी बड़ी सिंपल है। महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हाई थे विनोबा भावे। वो महात्मा गांधी की डेथ के बाद गांव-गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, कनेक्ट करते थे। तभी कुछ विलेजर्स पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में उनके पास आते हैं, लैंडलेस विलेजर्स थे। वो बोलते कि हमारे पास जमीन नहीं है। तो विनोबा भावे ने बोला मैं कहां से दे दूं तुम्हें। लेकिन तभी क्या होता है कि एक लैंडलॉर्ड जो थे श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े होते हैं और अपनी 80 एकड़ जमीन 80 किसानों में बांट देते हैं। यहां से भूदान स्टार्ट होता है, भूमि का दान देना। सिमिलरली बड़े बड़े जमींदारों ने गांव के गांव दान दे दिए और ये ग्राम दान कहलाया। तो दिस वाज भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।